अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले न देखने का दावा सामने आया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के साबिक दस्ते राज ओन चौधरी भी मैदान में आ गए हैं और बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ उन्होंने करार दे दिया है। मजीद कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार उनसे मिले। साबिक चेयरमैन पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, दो बयानात निकाह से पहले मुलाकातें होती थी, अब साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि उन्होंने तो पहले देखा ही नहीं बुशरा बीबी को। ये मामला कहाँ जा रहा है? जो बिल्कुल बड़ी अफसोस की बात है फराज, इसके बारे में नो डाउट कि ये एक पर्सनल मामला कहा जा सकता था, लेकिन जब हम लीडर्स की बात करते हैं और उन लीडर्स की बात करते हैं जो कि खुद को एक इंतहाई हाई मॉरल ग्राउंड पर पेश करते हैं, तो ऐसे लीडर्स की हर जो जात से जुड़ी शय होती है उसे यकीनी तौर पर पब्लिक प्रॉपर्टी तस्वुर किया जाना चाहिए और तस्वुर किया जाता है, क्योंकि अवाम ऐसे लीडर के हाथ में जब मुल्क और कौम की तकदीर देते हैं तो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लीडर की हर शय के बारे में जो है उनको जानकारी हो, उनके पास इल्म हो, उनको नॉलेज हो और मामले जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। लेकिन जो साबिक वजीर आजम हैं, साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी निजी लाइफ के बारे में मामला जो है नो डाउट उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उनके पॉलिटिक्स में आने से पहले भी जुबान ज़द आम थे और बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव मामला नहीं थे। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने रियासत मदीना की बातें की, खासतौर पर वजीर आजम बनने से पहले और वजीर आजम बनने के बाद, तो उस वक्त ये मामला जो है वो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मस्बत हमें दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो अखलाकी मेयार हैं उनसे बहुत ज्यादा पस्ती के अंदर जाते हुए ये मामला जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी की साबिक शौहर के बयानात जो हैं वो भी आपके मेरे सामने हैं कि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी अहलिया जो है साबिक वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करती रही हैं, जो कि यकीनी तौर पर किसी भी शख्स के लिए जो कि हमारे मुआशरे से जुड़ा है उसके लिए ये इंतहाई बुरी या मनफी आप कह सकते हैं कि बात हो सकती है। और अब जो ओन चौधरी का स्टेटमेंट सामने आया है, खासतौर पर क्योंकि वो इस निकाह के अंदर भी हम देख सकते हैं, हम जानते हैं कि इस निकाह के अंदर भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत एक्टिव थे इस निकाह के या इस रिश्ते के साथ। लेकिन अब जो स्टेटमेंट उसके सामने आई है वो यकीनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बन सकती है, क्योंकि उनका ये दावा कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले नहीं देखा, ओन चौधरी की स्टेटमेंट के बाद अब बिल्कुल जो है वो झूठ साबित हो सकता है। और यकीनी तौर पर ओन चौधरी जिनका ये कहना है कि उनके पास इस हवाले से ठोस सबूत भी मौजूद हैं, तो ये मामला जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के लिए, साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए किसी खास अच्छे रुख पर जाते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर जो इससे जुड़ी एक और चीज़ है, एक और पहलू है, वो ये है कि जो लोग साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक एतकाद की हद तक यकीन रखते हैं, उनके लिए नो डाउट जो है ये मामला शायद अभी भी मैटर ना करे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जिसके अखलाक के, जिसके इज्जत के, गैरत के कुछ मेयार हैं, उनके लिए मामला जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि एक शख्स जिसने इज्जत के अंदर निकाह कर लिया, जानते बूझते निकाह कर लिया, और वो निकाह ख्वान जो है वो अदालत के अंदर बयान दे चुके हैं, और उससे पहले वो शख्स जो है एक खातून के साथ जो कि जिनका कोई पीरी मुरीदी का, रूहानियत के कुछ दावे थे, कुछ क्लेम्स थे, जिनको उनके साबिक शौहर जो है वो इतने ज़्यादा ओन नहीं करते, और पीरी मुरीदी की आड़ के अंदर ये मुलाकातें जो हैं वो भी होती रही हैं। और उसके बाद अब ये निकाह से पहले देखने का दावा जो है यकीनी तौर पर ये साबिक वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत बड़ा बैकलैश जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि ओन चौधरी जो है अपने बयान के अंदर बुशरा बीबी को भी चैलेंज करते दिखाई देते हैं कि वो भी कुरान पाक पर अगर हाथ रखकर बयान दें कि उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को नहीं देखा। और इससे पहले जो है वो ओन चौधरी ये भी कह चुके हैं कि जो मामलात हैं वो खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं अगर उन्होंने मजीद कुछ राजों से, मजीद कुछ बातों से पर्दा उठाया, क्योंकि वो साबिक ताल्लुकात का फिलहाल अभी तक जो है लिहाज रखते, लिहाज करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने पोल या राज खोलने शुरू किए तो साबिक चेयरमैन पीटीआई का गन जो है, जो उनके करतूत हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि साबिक चेयरमैन जो है बुशरा बीबी से निकाह से पहले एक बार नहीं कई बार मिले, घंटे मुलाकातें की और उन्होंने एक दूसरे को देखा भी। और मुलाकातों वाली बात जो है यकीनी तौर पर ये हम इसकी तस्दीक जो है वो उनके साबिक शौहर खबर मानिका भी कर चुके हैं कि दोनों के अंदर मुलाकातें होती थी। अब ये मुलाकातें जो है पीरी मुरीदी की आड़ के अंदर होती थी, गैर मौजूदगी के अंदर होती थी, ये बात भी खुल चुकी है। और क्योंकि ये दावा सामने आया था कि खान साहब ने अपनी अहलिया को निकाह से पहले देखा नहीं था, उसका पोल जो है, उसका राज जो है वो भी
ओन चौधरी ने खोल दिया और उनका कहना है कि साबिक चेयरमैन की जो सियासत है वो झूठ पर मबनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वो कि उन्होंने बरवक्त जो है PTI का साथ छोड़ दिया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म का साथ छोड़ दिया। तो ये मामला जो है यकीनी तौर पर हमें फिलहाल जो है वो इनकी अखलाकी म्यार के हवाले से, उनके इज्जत और गैरत के म्यार के लिहाज से कहीं अच्छी तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा सलमान, गुज़िश्ता दिनों जो ख़ावर मानिका का एक वीडियो बयान सामने आया था, क्या ये उसी का एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वो बातें शायद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो कि सामने आ गई हैं, उसके बाद फिर किसी तरह से उस पर पर्दा डालने की एक नाकाम या भोंडी सी कोशिश है? क्योंकि आज के दौर में किसी से अगर आपकी इस तरह मुलाकातें रही हैं तो, और वो भी इस लेवल के आप इंसान हैं जो कि कहीं जाएँ तो जाहिर सी बात है उसका चर्चा होता है। तो आज के दौर में ये कहना कि हमने तो कभी पहले देखा नहीं, तो मुलाकातों की कोई फुटेजेस, कोई CCTVs या फिर वो लोग जिन्होंने मुलाकातें करते देखा हो, घर के मुलाजमीन है, तो हज़ारों इस तरह के सबूत जमा किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी ये कोशिश क्यों की गई होगी? क्या सटपटा गए हैं? क्या इस बयान के बाद या ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बाद एक घबराहट के अंदर ये बयान इन्होंने दे दिया है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि घबराहट वाला मामला है, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बारहा खुद मान चुके हैं, खुद कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है, साबिक ज़िंदगी जो है वो प्ले बॉय की रही है और वो इंसान है, वो गुनाहगार हैं, उनसे गुनाह हो सकते हैं। लेकिन मसला तब से शुरू होता है जब से वो अपनी सियासत चमकाने के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हमने देखा कि मज़ारात पर जाते हुए सजदे करते हुए दिखाई देते हैं, वो फिर उस जो अखलाकी म्यार उन्होंने मुतय्यन किया दीन के लिहाज से, रियासत मदीना के लिहाज से, मसले मसाइल जो है वो तब शुरू होते हैं जब वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अबव एंड बियॉन्ड जो है वो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक रूहानियत से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो रूहानियत के अंदर जहाँ पर एक खातून का शौहर जो हो, साबिक शौहर जो हो, यकीनी तौर पर उसकी भी गैरत के कुछ तकाजे हैं, यकीनी तौर पर उसकी भी इज्जत के कुछ तकाजे हैं। जब वो खुद मानते, खुद एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं कि बुशरा बीबी जब उनकी अहलिया थी, खान साहब जो है वो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनके घर आते थे, उनसे मुलाकातें होती थी, उनके एतराज़ के बावजूद वो मुलाकातें होती थी, तो यकीनी तौर पर कोई भी शख्स जो है वो ऐसे इल्ज़ाम जो है अपनी इज्जत को, गैरत को मलहूज़े खातिर रखते हुए नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर मामले के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। मुस्लिम लीग नून, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में दीगर इत्तेहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बोल न्यूज़ मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में ख्वाजा साद रफीक ने सिंध में MQM के साथ होने वाले सियासी मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय हो गया है। क्या डिटेल्स हैं, क्या फैसले हुए, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। जी बिल्कुल, पार्टी सराय के मुताबिक दोनों जमातों का आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो है वो तफसीली मुशावरत हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो बामी गुफ्तगू हुई है, दोनों जमातों को मेंबरान वफूद की सतह पर तफसीली मुज़ाकरात भी हुए और ख्वाजा साद रफीक ने इस मौके पर सिंध में MQM के साथ होने वाले सियासी मुज़ाकरात बारे इजलास को ब्रीफिंग दी और दोनों जमातों की MQM की मुजवजा मुल्क गिर बल्दियाती निज़ाम पर तफसीली जो है वो इस मौके पर मुशावरत हुई और दोनों जमातों ने MQM के मुजवजा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय किया, जबकि आइंदा पार्लियामान में इस बल्दियाती निज़ाम बारे आईनी तरमीम लाए जाने पर भी इजलास में इत्तफाक हुआ। मुलाकात में नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन तय पाने वाले इंतखाबी मुआहदे पर इत्माद में लिया और दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तफाक पाया गया है, जबकि सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट के इंतखाबी मैदान में जो है वो उतरेंगी और सिंध में उम्मीदवारों का फैसला जो है वो लीगी सूबाई सदर बशीर मेमन, जमीयत के सेक्रेटरी राशिद सोमरो और MQM के नामजद रहनुमा जो है वो करेंगे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा अपडेट कर रहे थे इस मुलाकात के हवाले से हमें। सेक्रेटरी खजाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फंड जारी करने की यकीन दहानी करा दी है। दोनों के दरमियान मुलाकात हुई। इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा कि कमीशन को 2 दिन में फंड जारी कर देंगे। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतालबा किया था कि कमीशन 2 रोज में फंड जारी करे, वरना सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंगी कहते हैं कि काबीना ने इलेक्शन कमीशन को 42 अरब रुपए देने की मंजूरी दी थी। 10 अरब रुपए पहले ही इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, इस मामले की क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न करने पर आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल को तलब किया था, जिस पर सेक्रेटरी खजाना आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो इंतखाबात के लिए फंड्स ताहाल जारी न होने पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि 48 घंटों के अंदर वो जो मतलूबा फंड्स हैं इलेक्शन कमीशन को फराहम कर देंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि 17 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर जो इलेक्शन की तैयारियां हैं उसके लिए दिए जाएं, जबकि जो बाकी फंड्स इलेक्शन के लिए मुख्तस किए गए हैं 42 अरब रुपए, वो भी जो है वो मरहलावार इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो आसानी से कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो 2 दिन का वक्त दिया है अब सेक्रेटरी खजाना को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि अगर 2 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन रजू करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के केस में जो है वो वाज़ेह अहकामात दे चुका है। तो इस हवाले से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि आपको मजीद 2 रोज दे रहे हैं, और अगर 2 रोज तक ये फंड जारी ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगा, जिस पर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से यकीन दहानी कराई गई इलेक्शन कमीशन को, और ये कहा गया कि 2 रोज से कबल ही मतलूबा फंड इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अकील। और खबर है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से मजीद हम डिटेल्स लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा यूनुस बलोच से। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जलजिले की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि जलजिले की शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी, जिससे मुख्तलिफ इलाके जो है वो लरज उठे हैं, लोगों में खौफ व हिरास भी पाया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले की ये इत्तलात मौसूल हुई हैं, और जिसके बायस लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जलजिले की शिद्दत बताई जा रही है 5.2। यूनुस बलोच से मजीद हम जानेंगे। जी यूनुस। जी बिल्कुल, आज तकरीबन थोड़ी देर खुजदार शहर और खुजदार की तहसील है और नाचिन इलाकों में जिल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, ताहम अभी तक कोई जानी व माली नुकसानात की इतला मौसूल नहीं हुई है। जी ठीक है, यूनुस हमें अपडेट कर रहे थे कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है जलजले के बाद, और अभी कुछ देर कबल ये जलजला आया है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और बताया जा रहा है कि शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी। और ख़बर है कि हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त मिल गई है। पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिया है। हारिस रऊफ को 5 मैचेस, जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। और आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त दे दी है, जिनमें हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। ये तमाम खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल सकेंगे। एनओसी भी जारी कर दिया गया है। डिटेल्स लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी से। जी एजाज। आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान जो एनओसी का मसला था वो अब हल हो गया है, क्योंकि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत की थी, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद एनओसी जारी ना हो, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया है। लेकिन ये जो एनओसी जारी किया गया ये पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं किया गया। उसामा मीर और हारिस रऊफ सिर्फ 5 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए ये एनओसी दिया गया है, और ये तमाम मैचेस 7 से 28 दिसंबर के दरमियान होंगे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए, तब ये प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज, अपडेट कर रहे थे आप। और आपको खबर देंगे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकून और उनके बेटे के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। केस में जिया मुस्तफ़ा, जुल्फी बुखारी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अहमद अली और फराह खान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए। तो प्रोसेस करने लगती है और वो उसके अंदर अपनी अटेंडेंस नहीं देते, तो अगला काम जो है वो अदालत जो है वो वारंट्स जो है वो इशू करती है। और वारंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक ये है कि बेलेबल वारंट्स होते हैं, दूसरे नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं। बुनियादी तौर पे
ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अदालत जो है वो प्रोडक्शन या सिक्योर चाहती है कि वो जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को पेश करें, लेकिन चूंकि इस केस के अंदर जो एक्यूज्ड है वो मुल्क के अंदर नहीं है, तो लिहाजा अदालत ने उनकी प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उनके वारंट्स निकाले हैं। और उसके बाद अगला ये होगा कि अगर वो उन वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर अगला प्रोसेस ये है कि वो सेक्शन 87, 88 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और उसके बाद अगला जो आपको खबर देंगे, IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए हैं। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई है। गवादर में निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, नई हुकूमत मजीद इक़दाम उठाएगी। मजीद बोले, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीख रहा है, चीन बेहतरीन हमसाया है, चंद सालों में पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में काकड़ ने कहा कि चंद सालों में पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। बलोचिस्तान की आबादी कम और मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। गवादर एयरपोर्ट भी फ़ाल होने वाला है। हमारी IMF के साथ टॉक्स जो है ना वो बहुत मस्बत अंदाज में कंक्लूड हो चुकी हैं। अब जो आखिरी ट्रांच है इंशाल्लाह उसके लिए भी स्टाफ लेवल की जो गुफ्तगू है वो वक्त से ही पहले शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी, और अल्लाह से और उम्मीद रखते हैं कि ये मेहनत रंग लाएगी और आने वाली हुकूमत इन चीज़ों को आगे लेकर मज़ीद बेहतरी करेगी। पाकिस्तान के निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि अफगानिस्तान से होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात को दुनिया देख रही है। दहशत गर्द हाफिज़ गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारकीन की वापसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में है। पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की वजह से पूरी दुनिया को तशवीश है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हाफिज़ गुल बहादुर जैसे दहशत गर्दों को फिलफूर पाकिस्तान के हवाले कर दें। इस अफ़गान बाशिंदों की फ़हरिस्त में वो तमाम अफ़गान जो चाहे वो पश्तून है, चाहे वो उज़्बेक कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे उनके बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं इनमें शामिल हैं जो गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कार्ड्स बनाए हैं जिनका आपका इशारा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जारी है। साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकुल फराहम कर दी गई। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, 6 मीडिया नुमाइंदगान को जाने की इजाज़त दी गई। साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद को केस के नकूल फराहम कर दिए गए। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, 6 मीडिया नुमाइंदगान को जाने की इजाज़त दी गई। अडियाला जेल पहुँचने पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि आज मुल्जिमान में साइफर केस की चालान की नकूल तकसीम होंगी। आज की समाअत के बाद साइफर केस के ट्रायल में 1 हफ्ते का वक्फा किया जाएगा। समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची, जबकि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। जेल इंतजामिया की जानिब से मीडिया के 6 नुमाइंदगान को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आगे पीछे नहीं हो सकती। नून लीग इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम भरपूर मैंडेट देगी। JUI से इंतखाबी इत्तेहाद ज़ेर गौर नहीं है, सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सिंध समेत 4 सूबों का दौरा करेंगे। बाज़ हल्कों में 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट उसे मिलता है जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। लाडले हम नहीं थे, वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत को हटा कर लाया गया। ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाल्लाह देगी। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इलेक्शन अल-हक जो है अलायंस जो है उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन जो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा। लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को ख़त्म की गई, मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला गया, वो लाडलापन था। अब MQM नून लीग के हाथों इस्तेमाल होने जा रही है। नून लीग के लोग बरमला लाडला का टैग एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी है। नून लीग के लोग नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। सईद गनी की कराची में MQM के साबिक रुकन असम्बली शराज वहीद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि जब इनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो इसका मतलब PTI समेत तमाम जमातें। MQM हमेशा इस्तेमाल हुई है बहुत सारी जमातों के हाथों। आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून MQM को इस्तेमाल करना चाहती है। ये जो टैग है जिसको बरमला PMLN के लोग कहते हैं लोगों को कि हाँ आज के लाडले हम हैं और अगली हुकूमत हमारी है, अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनको पता नहीं है कि वो नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा नहीं, जो उसकी सियासत थी, जो उसके नारे थे, जो उसकी सोच थी, उसका जनाजा PMLN के नून के लोग खुद निकालते। MQM के मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं। MQM की आपस में जब अलाइंस होने लगा सो उसके बाद इन्होंने सरगर्मियाँ छोड़ दी अपनी और आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसी तरह से शराज वहीद साहब भी अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। 3 सूबों में निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं। सिंध में निगरान हुकूमत का इंतजार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में MQM के रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। फारूक सत्तार ने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात जायज़ हैं। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं, इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये एक तरफा तौर पे हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुँचा दी है। बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अब मैं मिसाल देता हूँ सक्कर की कि वहाँ अर्बन एरिया म्यूनिसिपल एरिया को तोड़ दिया गया जो कि सरीहद कानून की खिलाफ वर्जी। रेलवे लाइनें पार कर ली गई, दरिया पार किया गया सक्कर में और नाले पार किए गए। ये कहानी है और हमने दुरुस्तगी की बात की तो उसे और ख़राब कर दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, पंजाब में किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा करती आ रही है। MQM की ये सियासत रही है, आपको पता होगा कि लिसानियत, फिरका वारियत, तशद्दुद और लड़ाई झगड़ा। अभी जैसे इलेक्शन करीब है तो MQM फिर चाहती है किसी तरीके से अपने वोटर को मोटिवेट करने के लिए फिर इस तरह लिसानियत के नारे, फिर इस तरह तकसीम के नारे, फिर इस तरीके से जो है नफरत अंगेज बातें करना ताकि जवाब से कोई चीज़ आए और फिर कोई माहौल बन सके। ये मैं बताना चाहता हूँ कि MQM की स्ट्रैप में कोई नहीं आएगा। सिंध की तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध का कोई 1 इंच भी तकसीम नहीं कर सकता, पूरे पाकिस्तान में कोई 1 इंच तकसीम नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट था, है और रहेगा। इस तरह के लोग जो अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या इदारों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं या उनकी लोगों में ये नफरत अंगेज सोच फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी नाकामी होगी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि एक ही बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए।
इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल किया है कि एक पार्टी को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर का। तो बड़े वसूल से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। जो एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं समझता उनके साथ होगी। देखो वक्त और हालात बताते हैं, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ज़रा होश आ जाए, समझ आ जाए कि वो इलेक्शन फेयर नहीं कर रहा है। वारिस असल वारिस सिंध के लोग हैं, चाहे वो उर्दू बोलते हो या सिंधी बोलते हो या बलोची बोलते हो या पख्तून, जो भी कराची में रहता है या सिंध में रहता है। 76 सालों से पाकिस्तान पर कब्जा माफिया का तसल्लुत कायम है। हमारे सियासतदान सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। इन्होंने मुल्क को लूट कर कंगाल कर दिया है। मरकज़ इस्लामी पेशावर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम करप्ट अनासिर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। कि दोनों इस हल्के में अपने बेटों को उतारना चाहते हैं, लेकिन टिकट का फैसला उम्र की बुनियाद पर नहीं, जीतने के इम्कानात पर होता है। अगर महंगाई एहसन इकबाल की वजह से हो रही थी तो दानियाल अजीज 16 माह क्या कर रहे थे? दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं। वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। नोटिस तो मैंने दिया है एहसन इकबाल साहब को, अच्छा, कि अवाम नोटिस लेगी। अब अवाम का नोटिस मेरे लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि महंगाई का इतना हालात ख़राब है कि आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया। जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आराम से कह रहे हैं जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। ये सरासर गलत बयानी है। उनका ताल्लुक बिल्कुल था, रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी मर्दानगी का सबूत देना चाहिए और मानना चाहिए कि ठीक है मेरे से नहीं हुआ। लगता है कि कोई उनकी अपनी जाती बात है या फिर ये है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन दुख हुआ है। अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हल्के से उठा के, नारोवाल के एक हल्के से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा। इसराइली सीनियर कमांडर हमास के हाथों हलाक। इसराइल ने हमास के आगे हथियार डाल दिए। शुमाली गजा पट्टी से फौजी निकालने 70% फौज का इनखला आखिरी मरहले में है। इसराइल ने अपने कमांडर के मारे जाने और फौजी इनखला की तस्दीक की है। आर्जी जंगबंदी के बाद से 2 रोज़ में इसराइली बमबारी में अब तक 800 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कुल शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसराइली फौज IDF का टॉप कमांडर हमास हमलों में मारा गया। इसराइल ने हमास के हमलों के सामने हथियार डाल दिए। शुमाली गजा पट्टी से 70% इसराइली फौज का खामोशी से इनखला। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने अल जजीरा को बताया कि इसराइली फौज की वापसी आर्जी जंगबंदी के पहले रोज से शुरू हुई और गुज़िश्ता 2 रोज में मुज़ाहमती तंजीम के हमलों में तेजी के बाद बाकी मानदा फौज ने भी गजा पट्टी से इनखला तेज कर दिया। इसराइल के जमीनी ऑपरेशन अब जनूबी हिस्से की तरफ हो गई है, जबकि शुमाली हिस्से में भी हमास की मुज़ाहमत ने इसराइली ऑपरेशन को महदूद होने पर मजबूर कर दिया। इसराइली IDF का टॉप कमांडर हमास हमलों में मारा गया। इसराइली सेनेटर कमांड असफ हमामी 7 अक्टूबर को हमास की कैद में आया था और ये सदर ब्रिगेड डिवीजन का सरबराह था। जंग के पहले रोज से हमास के हाथों 396 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़िज़ाइया का तैयारा उड़ान के बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट मारे गए। तैयारे ने रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स अकेडमी से उड़ान भरी। ताहम कुछ ही देर के बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे का मलबा एक मैदानी इलाके से मिला। तैयारा मुकम्मल तौर पर जल कर खाकस्तर हो गया। और रुख करते हैं अब खेल के मैदान का। तो प्रीमियर लीग मैचेस में लिवरपूल और फुलहम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। जीत के लिए दोनों टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लिवरपूल ने 4-3 से ये मार्का अपने नाम कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।